हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में कक्षा 7 में सरस्वती व्याकरण निधि से पाठ 3 शब्द विचार पढ़ेंगे। शब्द विचार मैं आपको कुछ उदाहरण के द्वारा आपको समझाती हूँ। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है कि सौम्या ने अपने जन्मदिवस पर केक बनाने का निश्चय किया था, किंतु केक के लिए उसके पास जो भी मैदा, क्रीम, अंडे वो सब नहीं थे। अब केक कैसे बनते? तो बच्चों, इसी प्रकार विचार विनिमय के लिए जिस भाषा की आवश्यकता होती है, जैसे हम अपने विचारों को दूसरों को प्रकट करते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? भाषा की ज़रूरत पड़ती है। उसका निर्माण किससे होता है? शब्दों से होता है। शब्द भाषा का मूल है। जिस प्रकार किसी भी पौधे या पेड़ का अस्तित्व जड़ के बिना नहीं हो सकता है, तो उसी प्रकार बिना शब्दों के वाक्य नहीं बन सकता। तो बोलते समय हम कुछ ध्वनियाँ मुंह से निकालते हैं। प्रत्येक ध्वनि एक वर्ण का प्रतिनिधित्व करती है। यही ध्वनियाँ मिलकर शब्द का निर्माण करती हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अब यहाँ पर बच्चों देखो, आपको एक उदाहरण दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर मकच लिखा हुआ है। तो क्या यह एक शब्द बना? नहीं। क्यों? क्योंकि शब्द में प्रत्येक वर्ण का एक निश्चित स्थान होता है। जैसे यहाँ पर ये जो मकच लिखा हुआ है, तो वो जो है वो यहाँ पर प्रत्येक वर्ण का एक निश्चित स्थान होता है। निश्चित स्थान पर वर्णों को यदि रखा जाए तभी उन्हें शब्द का नाम दिया जा सकता है। ऊपर लिखे वर्णों में यदि फेर बदल करें, यानी कि ये जो मकच लिखा हुआ है उसको अगर हम थोड़ा सा उसके जो वर्ण है उसके अंदर अगर हम फेर बदल कर दें, मतलब उसे हम व्यवस्थित गुठाए, तो ये शब्द क्या बनेगा? चमक बनेगा। अगर बदल कर दे और चमक लिखे तो यह एक शब्द बनता है और जिसका अर्थ भी निकलता है। जैसे मकच का कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन अगर हम चमक लिखेंगे तो यह एक शब्द बनता है और जिसका अर्थ है। तो अतः यह कहा जा सकता है कि वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। वर्णों का जो सार्थक समूह है वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अब जैसे बच्चों यहाँ पर शब्द और पद, अब शब्द और पद क्या है वो हमें यहाँ पर सीखना है। अब जैसे हमने देखा कि वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। तो अगर हम अर्थ की दृष्टि से देखें तो शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अर्थ की दृष्टि से प्रत्येक शब्द का एक अपना अर्थ होता है तथा वाक्य में एक निश्चित स्थान होता है। तो जब यही शब्द व्याकरण के नियमों में बनकर वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद कहलाते हैं। जैसे कि खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। अब ये हुआ अशुद्ध वाक्य, लेकिन अगर हम इसका शुद्ध करें तो क्या होगा? गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ, ये होगा हमारा शुद्ध वाक्य। गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ, ये होगा अशुद्ध। अब इसके अंदर जो शब्द है वो भी कैसे है? उलट पुलट दिए गए। अब यहाँ पर हम सही करेंगे तो ये होगा हमारा सही वाक्य। अब जैसे यहाँ पर देखो, प्लेट में मेहमान को रखकर नाश्ता दो, ये होगा अशुद्ध वाक्य, क्योंकि शब्द का एक निश्चित स्थान होना चाहिए जो पहले वाक्य के अंदर नहीं है। मेहमान को प्लेट में नाश्ता रख कर दो, ये होगा शुद्ध वाक्य, क्योंकि यहाँ पर देखो जो रख शब्द की जो निश्चित स्थान है वो सही नहीं है। पहला प्लेट दिया गया और मेहमान, लेकिन उसका मेहमान का निश्चित स्थान फर्स्ट आएगा कि मेहमान को प्लेट में नाश्ता रख कर दो, तो वो होगा हमारा शुद्ध वाक्य। अब बच्चों, ये जो दोनों उदाहरण हमने देखे उससे आपको इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि शब्दों का वाक्यों में निश्चित स्थान पर रखना कितना आवश्यक होता है। अगर हम शब्दों का स्थान बदल देने से वो उसका अर्थ जो होता है वो अर्थ कुछ और ही हो जाता है। जो हमने पहला जो वाक्य है उसके हमने 2 वाक्य पढ़े और दूसरा है उसका हमने 2 वाक्य पढ़ा, तो आपको ये पहला और दूसरे के वाक्य से आपको ये समझ में आ गया होगा कि वाक्यों को उसके निश्चित स्थान पर रखना कितना ज़रूरी होता है। अगर हम शब्दों को थोड़ा सा भी उलट पुलट कर दे और थोड़ा फेर बदल कर दे तो इससे क्या होगा? वाक्य का अर्थ ही बदल जाएगा और बदल देने से हमारे विचार अलग ही रूप ले लेते हैं। तो यह हुआ शब्द और पद। अभी बच्चों, शब्दों का वर्गीकरण शब्द भंडार की दृष्टि से हिंदी भाषा अत्यंत समृद्ध है।
हिंदी भाषा में न केवल हिंदी के शब्द हैं, इसके अलावा संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू जैसी विदेशी भाषाओं तथा अनेक देसी शब्द भी इसके अंदर सम्मिलित हैं। अब ये शब्द आए कहाँ से, इनका क्या क्या अर्थ हो सकता है अथवा इनका निर्माण कैसे हुआ, इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें शब्दों के वर्गीकरण को देखना होगा। तो शब्दों के वर्गीकरण के आधार कितने हैं? 5 प्रकार है। सबसे पहला प्रकार है स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। दूसरा है रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। तीसरा है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। चौथा है विकार के आधार पर शब्द भेद। और 5वां है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। ये हुए इसके 5 प्रकार। तो आइए बच्चों, हम सबसे पहला जो प्रकार है वो हम देख लेते हैं, स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। बच्चों, जिस प्रकार पूजा की थाली गुलाब, गेंदा, चंपा, चमेली आदि के विभिन्न प्रकारों के फूलों से सजाई जाती है, उसी प्रकार हिंदी भाषा भी कई प्रकार के शब्दों से सुसज्जित है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको एक हिंदी का वाक्य दिया गया है, मैं ट्रेन का सफ़र कर अपने गंतव्य तक पहुँचा। अब ऊपर लिखे वाक्य में ट्रेन, सफ़र और गंतव्य, ये जो शब्द है वो शब्द हिंदी भाषा के अपने शब्द नहीं हैं। इनका हिंदी में इनका आगमन मतलब ये हिंदी में कैसे आए, इसे जानने के लिए हमें शब्दों की उत्पत्ति को समझना होगा। हिंदी शब्दों की उत्पत्ति के निम्नलिखित 4 स्रोत होते हैं। सबसे पहला है तत्सम, देशज, तद्भव और विदेशी शब्द, यानी तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। तो सबसे पहले बच्चों हम तत्सम शब्द देखेंगे। अब उसके अंदर दिया है तत्सम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, तत् प्लस सम, यानी कि तत् का अर्थ है उसके तथा सम का अर्थ है समान। इस प्रकार तत्सम का अर्थ हुआ उसके समान। यहाँ उसके का प्रयोग संस्कृत के लिए हुआ है। यह तो सभी जानते हैं कि अधिकतर भारतीय भाषाओं की जो जननी है वो किससे हुई है? संस्कृत से हुई है। इस दृष्टि से हिंदी का जन्म भी संस्कृत से ही हुआ है। अब हिंदी ने अपनी जननी संस्कृत के विरासत में अनेक शब्द ग्रहण किए, जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों किया जाता है, जैसे कि दुग्ध, जिह्वा, क्षेत्र, ग्राम, मातृ, पितृ आदि। ये शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि संस्कृत के वे शब्द, मतलब तत्सम शब्द का मतलब क्या होता है कि संस्कृत से ही शब्द हिंदी के अंदर आते हैं, ठीक है। लेकिन संस्कृत के ऐसे शब्द जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में आते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो परिभाषा दी है कि संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द का निर्माण भी 2 शब्दों से हुआ है, तद प्लस भव, यानी तद का अर्थ है उससे और भव का अर्थ है होने वाला। अर्थात संस्कृत भाषा के वे शब्द जो परिवर्तन होकर, यानी कि परिवर्तित होकर अपने सरल रूप में हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या, तत्सम के जो शब्द होते हैं वो बिना किसी परिवर्तन के, मतलब उसमें परिवर्तन नहीं होता, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, संस्कृत के वही शब्द हिंदी भाषा में आते हैं। तद्भव का जो मतलब होता है वो क्या होता है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जो परिवर्तन होकर, यानी कुछ चेंजेस होते हैं और इजी वे में, यानी इजी रूप में हिंदी भाषा में आते हैं, उसे हम तद्भव शब्द कहेंगे। बच्चों देखो, यहाँ पर आपकी बुक के अंदर बहुत सारे तद्भव, तत्सम और तद्भव शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। ये जो तद्भव शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे लोह तो लोहा, पक्ष तो पंख, हस्ती तो हाथी, पंच तो 5, इस तरीके से ये हुए हमारे बहुत सारे शब्द आपकी बुक में दिए गए हैं। तो बच्चों आज हम यहाँ तक ही देखेंगे। इसके जो आगे का जो प्रकार है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। यानी कि हमने तत्सम और तद्भव पढ़ा और आगे जो है देशज और विदेशी वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।